भूमि सरोज शर्मा। 31 मार्च 2026 का डेडलाइन लेकर के लोगों के लाश पर डांस करने वाले अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री हैं, घोषणा कर रहे हैं कि माओवाद को भारत से समाप्त कर देंगे। माओवादियों के या बुद्धिजीवियों का एक खेमा कहना है कि माओवादियों को सिर्फ माओवादी ही समाप्त कर सकते हैं, बाकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि माओवादियों को समाप्त कर दे। माओवादियों के अब तक लगभग हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अगर हम पिछले 20-25 सालों का आंकड़ा को पलटें, अगर तकरीबन हजारों लोग मारे गए हैं पूरे भारत में। कल की तिथि में भी 18 माओवादी झारखंड में मारे गए हैं। इसके पहले भी कई 35, कभी 28, कभी 22, कभी 6, कभी 8, इस तरह की संख्या में माओवादी लगातार मारे जा रहे हैं। माओवादियों का दावा है कि उनकी हत्या फर्जी मुठभेड़ में पुलिस पकड़ कर रही है, गिरफ्तार करने के बजाय, और यातना देने के बाद उनकी हत्या कर रही है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि दोनों के बीच से जो आवाजें निकल रही है, उसमें कहीं न कहीं फर्जी मुठभेड़, आम लोगों की हत्या, बलात्कार जैसी चीजें भी सामने आ रही है। कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जिसमें पुलिस ने निहत्थे लोगों को पकड़कर गोली मार दिया है। बेगूसराय बिहार के एक जिला है जहां पर एक माओवादी को जो कि सरेंडर कर चुका था, 5 साल पहले जेल से बाहर आया था सारे केस में बेल लेने के बाद, दयानंद मालाकार की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एसपी ने गोली मारवा दिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी उनके परिवार के सामने में, उनके घर में घुस करके। और इसका सीधा मस्ता मनसा था मेडल पाना, क्योंकि वहां लोग बताते हैं, स्थानीय लोग, कि पुलिस ने कहा था कि एसपी बोलेंगे तब इनकी हत्या की जाएगी। एसपी आए, एसपी ने कहा हत्या कर दो, उन्होंने हत्या कर दिया। हत्याओं का ये खेल चल रहा है। दोनों में एक बुनियादी फर्क ये है कि जो लोगों की हत्या पुलिस कर रही है, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलता, उनको कोई पेंशन नहीं मिलता, उनको मरने के बाद भी किसी तरह का आर्थिक लाभ नहीं मिलता। लेकिन जो उनकी हत्या पुलिस कर रही है, वो पुलिस के पास लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया सरकार देती है, तनख्वाह के रूप में देती है, मारने के बाद पुरस्कार स्वरूप देती है, मर जाने के बाद, इनके मर जाने के बाद इनको कई पुस्तकों तक पैसा दिया जाता है, नौकरियां दी जाती है, बहुत सारी चीजें मिलती है उनको, है फैसिलिटीज। मतलब एक वेतन भोगी तबका है पुलिस, दूसरा बिना वेतन के स्वतः स्फूर्त अपनी आत्मा की आवाज सुन करके लड़ने वाले लोग जो माओवादियों के तहत शामिल हैं, उनके बीच में भिड़ंत चल रही है। ये भाड़े के लोग और बिना पैसे लिए काम करने वाले ये स्वयंसेवक किस तरीके से लड़ रहे हैं, भारत का ये दशक इतिहास के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। माओवादियों को बार बार कहा जाता है कि समाप्त हो गए हैं। कभी 72 में जब सरगुजार की हत्या हुई थी, उसके बाद भी कहा गया था कि माओवादी समाप्त हो गए हैं। इसके बाद फैले, पूरे भारत में फैल गए, श्रीकाकुलम हुआ, फिर आपको जो है टंडकारण हो गए, और पूरे भारत में जो है माओवादियों का मजबूत पैर जम गया। 2022 ईस्वी में भी कहा गया था कि माओवाद को समाप्त कर देंगे, वो तो संभव नहीं हो पाया। आज 25-26 में पहुंच गए हम लोग, और 26 का भी तिथि अब 2 महीने बचा हुआ है। माओवादी कहाँ समाप्त होंगे, कहाँ समाप्त नहीं होंगे, कहना मुश्किल है गिनने के लिए भी। लेकिन उन तबका का जो कहना है कि माओवादियों को सिर्फ माओवादी ही समाप्त कर सकते हैं, उनका अगर बात माने हम, अगर तो साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से वेणुगोपाल राव, ठक्का पल्ले वासुदेवा जो भी हैं, रुपेश नाम से जाने जाते हैं, इन लोगों ने जिस तरह से सैकड़ों माओवादियों को सरेंडर करवाया है, यह भी एक रुझान के रूप में देखा जा रहा है कि अच्छे दिन की लालच किस तरह से इन तबकों को दिख रहा है आरएसएस के राज में। यह सवाल पूरे भारत से अगर बात करें हम, अगर पूरे भारत में कोई समस्या नहीं है, न हत्या की समस्या है, न बलात्कार की समस्या है, न किसी के घर उजाड़े जाने की समस्या है, न बेरोजगारी की समस्या है। बस समस्या है जो दुनिया में कहीं बची है भारत में अगर है, तो वो है नक्सल, माओवादी। माओवादी मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है कि माओवादी जिस दिन मुक्त हो गया भारत, उस दिन यहाँ पर सोने की बरसात होगी, लोगों के पास सोने के बर्तन होंगे और लोग स्वर्ग में निवास करेंगे। ये तमाम परिघटनाएं, चर्चाएं चल रही हैं। 2 महीने बचे हुए हैं
26 का मार्च आने खत्म होने में। मेरे साथ हैं राघव शरण शर्मा जी। ये माओवादियों के कई नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं के नजदीक रहे हैं, चाहे वो फौवाद गांधी हों या बिहार के, जिसके बारे में पार्टी माओवादी ने एक बकायदा बुकलेट पब्लिश करके बताया कि ये गिरफ्तार हो गए हैं, या फिर जहानाबाद के देव कुमार हों, जो कि 2018 ईस्वी में जंगल में लड़ते हुए शहीद हो गए बीमारी की वजह से, या फिर कई सारे लोग हों जो कि आज भी जेल में बंद हैं या जेल से बाहर हैं, सब तमाम तरीके के हैं। इन तमाम लोगों से राघव शरण शर्मा जी का निकटता रहा है, उनसे बातचीत होती रही है, उनसे समझ का आदान प्रदान होता रहा है। राघव शरण शर्मा जानेंगे हम कि आखिर अमित शाह के इन बयानों से क्या दिखता है, क्या माओवाद समाप्त हो जाने से देश की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर जिस तरह से आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, पटना में तो आए दिन जिस तरह से सेक्स रैकेट चल रहा है, मुजफ्फरपुर की जेल से खबरें आ रही है महिलाओं से बलात्कार होने की। मुजफ्फरपुर तो ख्यात हो गया है लड़कियों के साथ में यौन अपराध करने का पूरे भारत में। अशिक्षा, अविकास, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, डाका जानी आम हो गई है। इन तमाम सवाल हैं, और इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जो माओवादी नहीं बनते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है? हर वह व्यक्ति जो जन्म लेता है उनकी मृत्यु होती है, चाहे वो माओवादी बने या पुलिस बने या न्यूट्रल रहे, किसी तरह का काम ना करें, तब भी उनकी मृत्यु होती है। अगर वो सरेंडर करते हैं तब भी उनकी मृत्यु होती है, अगर सरेंडर नहीं करते हैं तब भी उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु तो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। और गणपति की अगर हम बात करें, गणपति ने साफ कहा था कि 30 से 40 लाख लोग मारे जाएंगे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में अपने, भारत में जो परिस्थिति डेवलप हुआ है आरएसएस के तहत भारत के अंदर में, उसमें कम से कम भी अगर लोगों की मौत होगी अगर, तो 30 से 40 करोड़ लोगों की मौतें हो सकती है, 30 से 32 करोड़ लोगों की मौतें हो सकती है। बहरहाल जो भी है, शरण शर्मा जी मेरे साथ हैं और जानेंगे कि किस तरह से अमित शाह का यह बयान है, अब ये बयान किस पृष्ठभूमि में निकला है, और क्यों यह बार बार कॉल देने के बाद भी माओवाद समाप्त नहीं होता है। शरण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भूमि में है। ये अमित शाह ने 31 मार्च 26 का डेडलाइन लिया है। आपने पिछले लंबे दिनों से नक्सल मूवमेंट देखा है, माओवादी मूवमेंट देखा है, उससे पहले आपने सदानंद सरस्वती का पूरा मूवमेंट देखा है, तमाम मूवमेंट को आपने देखा है और बहुत बारीकी से आपने अध्ययन भी किया है और बुक भी लिखे है आपने। मेरा सवाल है कि 31 मार्च 26 का डेडलाइन दिया गया है, इसके पहले कई डेडलाइन दिया गया था, तो आखिर ये डेडलाइन क्या है और क्या माओवाद भारत से समाप्त हो जाएगा? ऐसा है कि डॉक्टर जब दवा करता है तो दवा करने के पहले वह डायग्नोसिस करता है और डायग्नोसिस के आधार पर दवा करता है। तो नक्सल आंदोलन पैदा हुआ किसी कारण से, किसी समस्या से। समस्या का अगर हल निकल जाता है तो स्वाभाविक है कि रोग खत्म हो जाएगा, यदि वह रोग है। और यदि समस्या कुछ और है, दवा कुछ और है, डायग्नोसिस सही नहीं है, तो फिर तो रोग बना रहेगा किसी न किसी रूप में। जो बात डॉक्टर के संबंध में सही है, वह बात राजनीति में भी सही है। समस्या क्या है भारत की? समस्या है कि भारत के पास अकूत जल ऊर्जा है, अकूत। नदियां 20,000 फीट के पठार से निकलती है और कोई भी बड़ी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। यह किताबों में गलत लिखा हुआ है और प्रोफेसर टीचर भी गलत बताते हैं। एक भी बड़ी नदी हिमालय से नहीं निकलती। सिंधु भी हिमालय के उस पार कैलाश रेंज से आती है, सतलज भी हिमालय के उस पार कैलाश रेंज से आती है, मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्रा भी हिमालय के उस पार से आती है, मानसरोवर के पास से, गुरला मंदाता से। और गंगा की सहायक नदी अलकनंदा भी नर नारायण पर्वत जो हिमालय है, इसके उस पार जंस्कर रेंज के मानव दर्रा से निकलती है। जाह्नवी गंगा भी हिमालय के उस पार जंस्कर रेंज से आती है।
गंडक, कोसी, तीस्ता, सुबनसिरी, जितनी नदियां हैं सब हिमालय के उस पार से आती हैं। और 90 किलोमीटर कौवा उड़ान चलने के बाद वे प्लेन 900 फीट पर आ जाती। 20,000 फीट से गिर के 900 फीट पर आना, इतना वर्टिकल ड्रॉप दुनिया के किसी भी देश में किसी भी नदी के पास नहीं। तो आप कल्पना करिए कि आपके पास कितना अकूत जल भंडार है। जल की इतनी पैसा आपके पास है, अगर उसको पैसा में कन्वर्ट करें कि उतना पैसा अरब मुल्क के पास तेल का नहीं है, ये सारा पानी समुद्र में जा रहा है। यह समस्या है। हम अपने साधन का उपयोग नहीं कर रहे और बाहर से डीजल ले रहे हैं और डीजल जला के पर्यावरण खत्म कर रहे हैं। हमारे पास अकूत पवन ऊर्जा है। 17,000 किलोमीटर सभी टापू को मिला लेंगे तो समुद्री सीमा है। और कुतुब मीनार ऐसा एक आध कोई प्रोजेक्ट बना लिया हो, ताजमहल ऐसा दिखाने के लिए 17,000 किलोमीटर के पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। हमारे पास थार के मरुभूमि में अकूत तापीय ऊर्जा है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम छुए भी नहीं। कारोमंडल में इंट्रैप्ट मीथन है, इतना भंडार बड़ा है कि दुनिया में किसी के पास वह नहीं है। सौर ऊर्जा है और हम बाहर से डीजल मंगाते हैं, यूरेनियम मंगाते हैं और बिजली निकालते हैं। समस्या यह है अपने साधनों का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं कि देश विकसित होगा, महाशक्ति होगा, दूसरे पर निर्भर करके, दूसरे के गोदी में बैठ के हम तेज धावक बनेंगे, ये हमको कहा जाता है। यहाँ इंजीनियर हैं। हम जब अमेरिका गए थे तो उस समय 700 कंपनी के डायरेक्टर सैन फ्रांसिस्को में इंडियन थे। सारे टेबल पर इंडियन है, अमेरिका के वैज्ञानिक टेबल पर। इतना ज्यादा टेक्निकल नो हो हमारे पास है, उनका कोई उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। चीन ने अपने साधनों का उपयोग किया, अपने इंजीनियर का, अपने प्राकृतिक साधन का। आज वह नंबर 2 महाशक्ति है। 49 में हमसे वो पीछे था। तो समस्या यह है, सरकारें बदलती है और समस्या को कोई टच नहीं करता, लफाजी होती है। तो सरकारें बदलती है, पार्टियां बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, स्टेट पावर नहीं बदलता है, राज सत्ता वही है। अडानी, लीलवानी, गिडवानी जो है, टाटा, बिरला, बजाज, यही राज सत्ता है। और वही मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वही नरेंद्र मोदी को बनाते हैं। और राज सत्ता जो है वो विदेश का बगल बच्चा है, दुमछल्ला है। तो सरकारें भी नपुंसक है, नकली है। तो हम इसी हालत में जी रहे हैं। तो पहला मामला यह नहीं है, पहला मामला है कि जो कमाने वाली जनता है, दौलत पैदा करने वाली जनता है, इसके हाथ में राज सत्ता कैसे आए। सरकार बदलना मामला नहीं है जहां हमको जयप्रकाश बाबा, विश्वनाथ बाबा सब बहका के ले जाते हैं। सरकार बदल दो, समस्या हल हो जाएगा। सरकार बदलना समस्या नहीं है, समस्या है राज सत्ता जिनके हाथ में है, जो देश का विकास नहीं चाहते हैं, बाहर के माल बेचते हैं। अब पेप्सी, कोका कोला देखिए, सर्फ देखिए, आप चारों तरफ लक्ष्य देखिए, लाइफ बॉय देखिए, स्वराज मजदा, हीरो मेडा, टाटा मर्सिडीज, कंसेंसा, जनरल मोटर, विदेश छाती पर बैठा हुआ है। हमारा बंगाल केमिकल रौंदा गया, लिमका रौंदा गया, हम सब रौंदा गया। और तो विदेशी पूंजी और ज्यादा मजबूत होके आई है आजादी के बाद। विदेशी पूंजी नहीं हटा, इसीलिए वह आजादी अधूरी थी। वह पूर्ण आजादी का फांसी दिवस था 15 अगस्त 47। तो उसी हालत में हम आज तक जी रहे हैं। अभी तक हम पूर्ण आजाद नहीं हुए हैं, चूंकि हमारे कलाकार, वैज्ञानिक, दौलत पैदा करने वाले दुखी हैं और दौलत के हेरा फेरी वाले सुखी हैं। तो समस्या यह है, और समस्या जब यह रहेगी
तो किसी न किसी रूप में इसका जवाब आएगा। वो राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए, तो इतिहास पैदा करता है। तो इतिहास का सृष्टि होता है और फिर सृष्टा भी होता है। यह सृष्टि का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। नक्सल मूवमेंट दुनिया की सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली आंदोलन है। कोई भी आंदोलन 70 वर्ष तक नहीं चला। ये आज भी चल रहा है, अब खत्म हो जाएगा ऐसा कहना, जब तक समस्या है, हमने पहले ही कहा, तो रोग रहेगा, और रोग रहेगा तो उसका इलाज का तलाश करने वाले लोग भी रहेंगे। तो समस्या है तो फिर नए रूप में प्रकट होगा। चारू मजूमदार के समय एक रूप में फूटा, चारू मजूमदार से गलतियां हुई, अंधाधुंध सफाया लाइन हुआ, जन संगठन वो नहीं बनाए, तो इसको विनोद मिश्रा ने चेंज किया और जन संगठन बना। अंधाधुंध सफाई पर रोक लगी, फिर उनका विकास हुआ और फिर स्टेगनेंट भी हो गए, क्योंकि फिर वो नया रास्ता नहीं खोज पाए। सामंती अवशेष को तो खत्म कर दिए, आजाद हो गया बंधुआ मजदूर गुजरात बंगलोर जाने के लिए, लेकिन इसके आगे क्या हो उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं था, तो विफल हो गए। तीन निराशा में सीपीआई माओवादी का गठन हुआ। 3 लोग मिलकर पीपुल्स वार और एमसीसी और पार्टी यूनिटी मिलकर के 2004-19 को बनाए। तो यह नए रूप में चला। नए रूप में चला तो कम्युनिस्ट लाइन का पहला का कहरा है संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चे के लाइन को उन्होंने छोड़ दिया। पहला सवाल है क्रांति की मंजिल क्या होगी, समाजवादी होगी कि जनवादी होगी। अगर जनवादी क्रांति की मंजिल है तो उनका कहना यह सही था कि समरभूमि गांव होगी, किसान प्रधान बल होगा, लेकिन छोटी पूंजी तो सहायक होगा, और छोटी पूंजी से टकरा गया। तो गांव की लड़ाई अमीर और गरीब की लड़ाई नहीं हुई, यह गरीब अति गरीब की लड़ाई हो गई। तो इस चीज से जो पहले आपने कहा कि माओवाद को सरकार खत्म नहीं कर सकता है, माओवादी खत्म कर देंगे, माओवादी खत्म तो न किए, लेकिन गलत व्यवहार से सूत्रीकरण इनका सही था, सिद्धांत इनका सही था। सुगा जैसे जाल में फंसता है, ठीक बोलता है, गधा एका दाना छीटेगा जाल फेंकेगा न फंसना, बात सही है, लेकिन फंसा हुआ है, समझ नहीं रहा है क्या बोल रहा है। एक पंडित जी औसत के हिसाब किए और कई बच्चा डूब गया, तो उनका गणित तो सही था, समझ नहीं पाए कि छोटा बच्चा तो डूब जाएगा, औसत से बैठ नहीं होगा, लंबा निकल जाएगा, छोटा तो डूब जाएगा। इसी ढंग से नक्सलियों से गलतियां हुई, गलतियों को कई स्टेज पर उन्होंने सुधारा। इसका नतीजा हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ वो फैल गए बड़ी तेजी से। लेकिन इनको दूसरे ने कमजोर नहीं किया, इनके व्यवहार ने ही उनको कमजोर कर दिया। सिद्धांत इनके सही थे, साम्राज्यवाद प्रधानांतर विरोध है, बिल्कुल सही है। आजादी के पहले भी वही प्रधानांतर विरोध था, आजादी के बाद भी वही प्रधानांतर विरोध बना रह गया। क्यों? अमेरिका से विदेशी पूंजी गायब हो गई। अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो लो स्टॉक बैरल विदा कर दिया विदेशी पूंजी को, और देसी पूंजी खड़ी हो गई, तो पूंजीवादी जनवाद वहां आया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, विदेशी सरकार गई, उनकी पूंजी बनी रह गई। तो रूलिंग क्लास जो विदेशी पूंजी था 15 अगस्त के पहले, वह 15 अगस्त के बाद भी बना रहा। और पहले जमींदार उनके सहायक थे, यहाँ भी शुरू में जमींदार उनके सहायक रहे। जमींदारी उन्मूलन के बाद नौकरशाही उनकी सहायक हो गई, गुंडा बाहिनी उनकी सहायक हो गई, तो मजबूत हो गए, कमजोर नहीं हुए। ब्रिटिश राज के जमाने से भी ज्यादा मजबूत आजाद भारत का स्टेट पावर हुआ, रूलिंग क्लास हुआ। तो सिद्धांत इनके सही थे, कहीं भी गलती नहीं थी, बातें सब सही थी, लेकिन इस मकड़ जाल को तोड़ने का तरीका उनका जो था
गए थे हरिभजन के होटल लगे कपास, लड़ना है किससे और लड़ गए किससे। गांव में जो इनके सहायक होते हैं, लेनिन कहा था किसान सहायक हो गए, यही तो मार्क्सवाद से लेनिन का विचलन है। और माओ कहा कि किसान सहायक नहीं होंगे, किसान प्रधान बल होंगे। ये लेनिनवाद से माओवाद का विचलन। इस बुनियादी सूत्र को वो भूल गए। जिनको संयुक्त मोर्चे में लेना था, बड़ी पूंजी से इनको लड़ना था, गुंडा बाहिनी से लड़ना था, उस मोर्चे पर ही फेल हो गए। एक भी साहबुद्दीन, एक भी राजा भैया, एक भी सुरेंद्र यादव, एक भी सूरजभान, एक भी पप्पू यादव नहीं मारा गया। मारे गए दोनों तरफ से गांव के गरीब और अति गरीब। यही लड़ाई हुई। जातीय सेना में पैसा भले अमीर लोगों के तरफ से आया, चाहे सेना डायमंड सेना हो, भूमि सेना हो, लोरिक सेना हो, परशुराम सेना हो, ब्रह्मर्षि सेना हो, या रणवीर सेना हो, चाहे कोई भी सेना हो, और कई सेनाएं बनी। तो पैसा देने वाले भले बड़े लोग थे, लेकिन राइफल लेके लड़ने वाले दोनों तरफ के लोग गरीबे थे। दोनों तरफ का व्यवहार एक ही था। जिस ढंग से बातें में नरसंहार हुआ बच्चा का, औरत का, उसी ढंग से सनाली में नरसंहार हुआ। उसी तरह से, बिल्कुल उससे भी ज्यादा क्रूर तरह से सिवान में विश्वनिया गांव के धर्मनाथ सिंह नौकर था, और उसका 500 टुकड़ा में काट के लोग बहाए, पेट से बच्चा निकाल के मारे सनारी। भारी बलात्कार हुआ 12 गांव में। तो दोनों के तरीका में कोई फर्क नहीं था। मोहर सिंह, माधव सिंह, फूलन देवी, मुस्तकी डामकुश जैसे लड़ते, उन ढंग के लड़ाई में बदल गई। तुम 30 मारे तो हम 40 मारे, तुम 40 मारे तो हम 50 मारे। तुम इतना निर्दयी हुए तो कहीं मार्क्सवाद नजर नहीं आया। इसको पूरी जनता देख रही थी। हरिजन आबादी 20% है। उनको भूमि की लालच थी, भूमि उनके पास नहीं था, तो उनको लालच हुआ कि हमें मिलेगा। कहीं भी किसी हरिजन को किसी भी नक्सल संगठन ने भूमि में हिस्सा नहीं दिया। प्राय अधिकांश एक आध अपवाद छोड़ के कहीं कोई कहते होंगे। कुर्मी के पास तो खुद ही जमीन था। 60% जमीन यादव के हाथ में ट्रांसफर हुआ। जो जमीन 2 लाख बीघा की थी, वो 30,000 10,000 बीघा में वो लोग मुफ्त के लिखा लिए। आज भी जमीन 20 लाख बीघा की। ये सब चीज को हरिजन वॉच कर रहा था, दलित। और वो गुजरात जाना ज्यादा सही समझा कि हम राइफल ढोने वाले मजदूर बने, और उन्होंने छोड़ दिया। तो एमसीसी से टूट के आरसीसी बना, टीपीसी बना। ये सब जातीय सेनाएं टूटती रही। दुसाध अलग हो गए, गोयरी अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए, सब अलग अलग जगह चले गए। और आज भी जो सरकार के साथ नहीं मारे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। नई सेना गठित हो रही है। वो पूंजीपति के तरफ से राइफल है ही उनके पास, वो अपनी जान बचा रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं मोहर सिंह, माधव सिंह, फूलन देवी वाले गिरोह में। तो लोरिक सेना भी तो वही बनाए थे। सीपीआई एमएल लिबरेशन से टूट के लोग बनाए थे। 12 राइफल लेके निकल गए, बाद में खैर विघटित हो गया। तो इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो माओवादियों ने इसको कमजोर कर दिया। बदलती परिस्थिति के अनुसार उन्हें जो बदलना था, तैयार होना था, व्यापक जनता को गोलबंद करना था। समाजवादी दौर में भले किसान दुश्मन हो जाता, जब जनवादी दौर है तो उसमें छोटा पूंजी दुश्मन नहीं होता। ये दुनिया भर के लोग जानते हैं जो प्रगतिशील दृष्टिकोण के हैं। लेकिन इन्होंने उसी को टारगेट कर लिया, और टारगेट कर लिया तो वार ऑफ एट्रिशन में फंस गए। और लट्टू नचाने वाला मुस्कुराता रहा, दूर से तमाशा देखता रहा। ये बिहार को उजाड़ दिए तो इसको बुरा नहीं माना। उसको खुशी हुई कि मजदूर कम दाम में बंगलोर और अहमदाबाद को प्राप्त हो गए, और पूंजीवाद ग्रो करेगा। अब वो अफ्रीका से निगरो पकड़ के नहीं लाते, सस्ता लेबर आता कहाँ से। तो एक तरफ लालू जी पैदा किए गए,
और दूसरे तरफ नक्सल से आंख मूंदा सरकार, तो ये फ्लोरिश किए सरकार की छत्र छाया में। इसको वो नहीं समझ पा रहे थे कि सरकार का प्रोजेक्ट है बिहार को मंडी बनाना और नक्सल भी उसका हिस्सा बनना। और जब समझे तो देर हो गई, काफी देर, बिखर गए, कमजोर हो गए। उस समय कोई इंटेलेक्चुअल, महाश्वेता देवी या नागार्जुन या कोई गिरफ्तार न हुआ, कोई इंटेलेक्चुअल। सब लोग जानता था कि ये नक्सल में है, सब कोई जानता था। कौन प्रोफेसर, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर नक्सल में है, सरकार को पूरी मालूम थी। खुद मेरे ही घर में बनारस सीपीआई में लिबरेशन का ऑफिस था, रोज गिरफ्तारियां होती थी और हम भी गिरफ्तार हुए, जेल नहीं भेजे गए, तुरंत कोई ना कोई छोड़ा देता था। तो ऐसा क्यों होता था? तो हम इसको देर से समझे कि सरकार का प्रोजेक्ट है नक्सल मूवमेंट, तो बढ़ावा दे रहा है लालू के द्वारा और नक्सल के द्वारा। यहाँ उजड़े और सस्ता लेबर अहमदाबाद, पंजाब के खेती को और बंगलोर को प्राप्त हो, वह काम सरकार का हो गया है। पूंजीवाद ग्रो कर गया, सामंतवाद का उच्छेद हो गया, सामंती अवशेष भी कमजोर हो गए। अब उसको माल बंबई से आसाम ले जाना है, रोड बनाना है। दौलत पैदा होने वाला काम नहीं करना है, वितरण का काम करना है। दौलत तो अमेरिका में पैदा हो रहा है, विदेश का माल आ रहा है और देहात में कोलगेट और सब चीज पहुंच रहा है, लाइफ वायलेंस। तो इसके लिए उनको नक्सल को हटाना जरूरी हो गया। तो अब उस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं, तो मार काट है। तो नक्सल मूवमेंट ठीक से इन चीजों पर विचार करे और यहाँ के परिस्थिति के अनुसार फिर नया सूत्रीकरण करे। सूत्रीकरण पुराना अंश तक सही है, साम्राज्यवाद आज भी प्रधानमंत्री विरोध है, लेकिन साम्राज्यवाद का पहलू बदल गया। अब सामंतवाद नहीं है, अब किसान विरोधी आंदोलन नहीं हो सकते हैं। किसान का समस्त वर्ग दुखी है, धनी किसान भी दुखी है। हमारी शादी हुई थी तो सोना 100 रुपये भरी था 58 में, आज सोना लाख रुपया से ऊपर है, 400 गुना बढ़ा। और गल्ला उस समय 6 रुपये मन था, आज गल्ला 40 गुना बढ़ा। तो 10 गुना, लाखों करोड़ रुपया किसान का कोई छीन रहा है। सोना का भाव बढ़ा, उसके अनुसार गल्ला का दाम। तो किसान का हर वर्ग दुखी है। इवन जिसको धनी कहा जाता है वो भी उसको लागत नहीं लौट रहा है, तो भाड़ा पर लगा रहा है, खेती नहीं कर रहा है। तो भाड़ा पर लगा रहा है तो बटेदार शोषित हो रहे हैं और देश का ग्रोथ रुक रहा है। कृषि आधारित उद्योग खड़ा होता, बिस्कुट बनता, गेहूं से सब्जी का जूस बनता, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होता, दूध का स्किम्ड मिल्क होता, मछली पालन होता, कृषि आधारित कुछ होता कि गतिविधि बढ़ती, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो समस्त लोग दुखी है। तो आप गांव में झगड़ा करके आज खा पाइएगा। तो सूत्रीकरण बदल गया, खाते पीते लोग तो शहर पकड़ लिए हैं। तो आपको नौकरशाही टारगेट करना होगा, गुंडा बाहिनी टारगेट करना होगा। तो साम्राज्यवाद प्रधान अंतर्विरोध है, यह बात सही है नक्सल की, लेकिन उसका प्रधान पहलू बदल गया है, इसको नक्सल को देखना चाहिए। एक और बात आई कि एसपी ने मार दिया किसी को इनाम लेने के लिए। हम लोग फिर दोहरा के बात को समझने में गलती करते हैं। कोई बंगला का कुत्ता काट लिया तो आम आदमी कहेगा कुत्ता बदमाश है। कुत्ता बदमाश नहीं होता है। कुत्ता को बदमाश बनाने के लिए नौकर रखा जाता है, जो कुत्ता को दिन भर छिपा के रखे अंधारा में और रात को खोले, खूंखार, डिस्परेट, और जो मिले उसको काटे, बनाया जाता है। तो हम कहेंगे कि ये नौकर बदमाश है। नौकर बदमाश नहीं है, वो बंगला का मालिक और शाही नौकर रखता है जो कुत्ता को कटहा बनाए। तो एसपी की गलती नहीं है, यह राज सत्ता का सवाल है, गवर्नमेंट का भी सवाल नहीं। गवर्नमेंट के ऊपर जो राज सत्ता है, जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, जो मनमोहन सिंह को हटा के नरेंद्र मोदी को लाता है, राजीव गांधी को हटा के विश्वनाथ सिंह को लाता है, इंदिरा गांधी को हटा के मोरारजी को लाता है, मोरारजी को हटा के फिर इंदिरा को लाता है। सारा खेल तो उसका है। तो यह राज सत्ता का सवाल है, इसको कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को समझना है। जी,
आपने बहुत अच्छा बताया चीज को। अभी एक आपने डेवलपमेंट की बात कहा था, डेवलपमेंट की बात करते हुए सीपीआई माओवादी के जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे, पीबीएम पूरा पद होता है, महासचिव के नीचे होते हैं वो, या महासचिव के पैनल होते हैं लगभग। तो उनमें से एक जो बहुत बड़े लीडर थे जिनका पृष्ठभूमि बहुत चमकाई रहा है बंगाल में, किशन प्रोफेसर रहे हैं, उनके छोटे भाई आपको रहे हैं सोनू का, सोनू उर्फ नाम भी भूल गया राम। तो उन्होंने सरेंडर किया गवर्नमेंट के पास में, उनके ई खाते सरेंडर किया कि अब लड़ने की परिस्थिति नहीं है, अच्छे दिन आ गए हैं, अब सब कुछ सरेंडर कर दो, सरकार साथ मिल जाओ। और सरकार के पास राइफल लेकर के पहुंच गए और नया दृष्टिकोण पेश किए। तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि वो जो बयान दिए हैं सोनू, जो उल्टे मेंबर थे, सरेंडर किए रुपीज 7 शुरू में भी किया था, तो क्या वो बदलाव बेहतर है या क्या है? अब हम तो नक्सलियों के साथ रहे हैं, सबों को देखे हैं, किसी का पता पूछना मना रहता था, खुद ही कोई बतलाए। कल जो मारे गए आनंदा, ये भी हमारे डेरा में बनारस रहते थे, काफी करीब थे। तो धीरे धीरे इन्हीं लोग से सुन करके, बहस करके, बात करके थोड़ा बहुत समझे चीजों को, थोड़ा बहुत जाने। जो जाने हुआ यह है कि कोई किसी का नकल नहीं कर सकता है, नकल असल कभी हो ही नहीं सकता है। लेनिन की खूबी यही है कि वो मार्क्स के नकल नहीं किए, मार्क्स के नकल करते तो कभी भी क्रांति नहीं कर पाते, वेट करना पड़ता। पूंजीवाद ग्रो करेगा तब, कहिया ग्रो करेगा और कहिया कड़ी को तोड़ेंगे, जहां साम्राज्यवाद कमजोर है तब तक इनको मार देता है, छोड़ता नहीं स्टेट पावर। तो ऐसे मरना था उसे मरना था तो लड़के मरे, तो कोई ऑप्शन नहीं था। लेनिन ठीक फैसला लिए, क्रांति हुई। तो क्रांति जब होगा तो लेनिन के रास्ते होगा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब तक सेंटर मजबूत नहीं होगा क्रांति नहीं हो सकती। इंजन नहीं होगा तो डब्बा चलेगा कैसे बिना इंजन के? तो वो तो मजबूत करना है। लेनिन ने उससे ही कहा, किसान के बेटा फौज में है, मजदूर अकेले क्रांति नहीं कर सकता है, सैनिक का एक हिस्सा टूट के नहीं आएगा तो मजदूर कुछ नहीं कर सकता है। तो किसान का सहयोग लेना था, वो भी बात सही। लेनिनवाद के रास्ते क्रांति किया जा सकता था, लेनिनवाद मार्क्सवाद को टिका नहीं सकता था, क्योंकि मार्क्सवाद और लेनिनवाद डायमेट्रिकली ओपोजिट हैं। इसी बात को कम्युनिस्ट क्रांतिकारी न समझते हैं न समझना चाहते हैं। नानक और गुरु गोविंद सिंह कंप्लीट ओपोजिट है, एक ही हैं, सिख हैं दोनों। हनुमानगढ़ी के नागा और वैष्णव धर्म दोनों ओपोजिट हैं, दोनों का रोल अलग है। खालसा का रोल अलग है और भजन मंडली नानक का रोल अलग है, धर्म भले एक है दोनों का। तो ये नहीं समझना चाहते हैं हम, जो बात बुझते हैं तो इनको समझना होगा। लेनिनवाद से क्रांति की जा सकती है, लेनिनवाद से क्रांति टिकाई नहीं जा सकती। तो जो फेल हुआ है वह मार्क्सवाद फेल नहीं हुआ है, मार्क्स की सरकार गिरी है, मार्क्स की पार्टी गिरी है, मार्क्स का वो प्रयोग फेल हुआ है, मार्क्सवाद फेल नहीं हुआ है। उसका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, डायलेक्ट्रिकल मेटेरियल, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म अभी भी बुलंदगी से झंडा उठाए हुए है। तो सिद्धांत को सिद्धांत ही काट सकता है, तलवार से सिद्धांत नहीं कटता। जब गजनी गोरी बाबर भारत जीते तो वेदांत को पराजित नहीं किए थे, वेदांत के गलत प्रतिनिधि पृथ्वीराज को पराजित किए थे। वेदांत जब सही पर प्रतिनिधि गुरु गोविंद सिंह उतार दिया, शिवाजी सूरजमल जाट, इतिहास बदल गया। तो मार्क्सवाद को सिद्धांत काट सकता है, वह तलवार से कटने वाला नहीं है। और मार्क्सवाद अभी भी उसका झंडा बुलंदी से फहरा रहा है। तो जो फेल हुआ है वह लेनिनवाद फेल हुआ है, मार्क्सवाद का संशोधन फेल हुआ है। इस बात को स्वीकार करने को कोई कम्युनिस्ट तैयार नहीं, और इसको जब स्वीकार न करेंगे तो आगे का दिशा हमको न मिलेगा। तो लेनिनवाद एक प्रयोग था जो फेल हुआ, और लेनिनवाद के अनुकरण स्टालिन, माओ
हो ची मिन्ह साहब की, ये अलग नहीं है, लेनिनवाद है, माओवाद भी लेनिनवाद है। तो माओवाद को भी यहाँ के कम्युनिस्टों ने नहीं समझा। एक अमन में जब डेलीगेशन गया, डांगे गए और बसो पुनैया गए, और हमें नाम याद नहीं है, सुंदरैया, हाँ पी सुंदरैया गए, राजेश्वर राव गए, 4 आदमी गए। तो स्टालिन ने जो कहा, इसको लोग पढ़ना नहीं चाहते, छिपा दिए, हम उसको छाप रहे हैं, 1 महीना के अंदर कलकत्ता से आ जाएगा। जो कहा था, किसी का नकल कोई कर ही नहीं सकता, तो चीन का नकल हो ही नहीं सकता। क्यों? चीन के पास ऐसे गांव थे जो रोड से, हवाई अड्डा से, रेल जंक्शन से 1000 किलोमीटर दूर थे। तो स्टेट पावर के लिए उनका दमन करना कठिन था, मुश्किल था। आज वो दुर्गम है इलाका, सिकियांग, तिब्बत, मंगोलिया, समुद्र किनारे डेवलप्ड है। तो वहां पर माओ को छिपने का जगह था, आधार बनाने का जगह था। और उस बगल में था, मंचूरिया चल गए तो साइबेरिया से मदद। भारत में यह केस नहीं था, कोई साइबेरिया भारत के पास नहीं था। जब 1 लाख फौज तेलंगाना दमन, तो गलत प्रयोग कर रहे थे, माओ का नकल। माओ के स्टडी स्वामी सहजानंद ने की है, क्रांति और संयुक्त मोर्चा लिखे, किसी कम्युनिस्ट ने पढ़ा नहीं, पढ़ा तो उसको डिस्कशन में नहीं लाया, गाली ने दिया, ने निंदा किया, ने स्तुति किया। उसमें क्लियर इन बातों को रखे, स्टालिनवाद को, लेनिनवाद को, माओवाद को, सबको रखे और भारत के लायक को बताएं। लाल सेना की जरूरत नहीं है यहाँ, मास अपराइजिंग उनका कहना है। सेना तो हमारी है, जब जनता जाग जाएगी, कृष्ण जनता को तैयार कर लिया है, तो कंस का सारा सेना कृष्ण तरफ आ गया, एक भी आदमी कंस के तरफ नहीं खड़ा था। बराबर ऐसा है। टोक्यो से जो सुभाष चंद्र बोस ब्रॉडकास्ट किया सावरकर के नाम, नहीं लोग पढ़ते। आप ठीक कर रहे हैं, फौज में जो भर्ती कर रहे हैं, मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूं, यह हम ही को काम देगा। फौज बगावत करेगी तो हमें काम देगा, और बगावत करना है तो फौज तो बगावत करती है, जनता तैयार हो जाए। वो तो छोटा चीज है, बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण, वह न करके सीधे लाल सेना बना देना। तो शाहजहां के चीजों को नहीं ध्यान दिया। फिर दूसरा वो बोले कि जो रेलवे का ड्राइवर है, बैंक का चपरासी है, सैलरी अर्नर है, यह सरभारा नहीं है। सरभारा है वही जर्नल, सैलरी अर्नर नहीं है। आज बात ही सही हो गई, ड्राइवर का मुशाहरा रेलवे का 1 लाख महीना है। अब हम कहेंगे चलो सरभारा क्रांति करने, वो तो मत कर गए। तो उनकी किताबें थी, देश प्रेम से नहीं टकराना है, हमारा राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद को मानता है, उसके अधीन है, उसके बाहर नहीं है। व्यक्तिगत सत्ता सामाजिक सत्ता के अधीन है, लेकिन अपना अस्मिता का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। और राष्ट्र देश प्रेम से नहीं टकराना है। राष्ट्रवाद के चौखट में मेरा मार्क्सवाद है, यही लेनिन है, यही माओ है, यही हो ची मिन्ह, सब नेशनल हीरो है। सिर्फ भारत के कम्युनिस्ट को छोड़ के हर देश के कम्युनिस्ट अपने अपने देश का नेशनल हीरो है। यहाँ के कम्युनिस्ट तो सहजानंद के बात को नहीं ध्यान दिए, हंसी उड़ाए, यहाँ के रिवाजे को, यहाँ के संस्कृति को, सभ्यता को ही क्रिटिसाइज करने में रह गए। इतना ही बुरा था तो यहाँ कालिदास और बाण भट्ट और भगवती और आर्य भट्ट वैज्ञानिक यहीं खाए पैदा हुए, आणविक थ्योरी कनाड यहीं खाए हुए, गौतम यहीं खाए हुए, स्विट्जरलैंड और जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड में कहीं न पैदा हुए। तो भारी मूर्खता था। माओ इन बातों को समझते थे, तो माओ के अनुकरण करते थे, यहाँ के जन संस्कृति से प्रेम करते, और जन संस्कृति से प्रेम करते थे, जनता से जुड़ते। तो यह कमी रही। तो बताए सीपीआई माओवादी के लिखा हुआ है, मुजाहिदीन साम्राज्यवाद विरोधी हैं, हम साम्राज्यवाद विरोधी हैं, दोनों के बीच एकता के आधार है। इस सूत्र लेके जनता में कैसे जा सकता है? सीपीआई और सीपीएम के दस्तावेज में है आत्मनिर्णय का अधिकार,
आत्मनिर्णय का अधिकार माओ, स्टालिन या लेनिन ने दिया सोवियत संघ और चीन को मजबूत करने के लिए, और मजबूत किए। उनके समय वो नहीं बिखरा। और हम आत्मनिर्णय के शुरुआतें करते हैं, कश्मीर को आजाद करो, नागालैंड आजाद करो, कई राष्ट्रीयताएं हैं, सबको आजाद करो। जनता के समझ में नहीं आता है। कश्मीर हाथ से गया तो फिर कुल नदी और पानी तो वही है, तो क्या होगा? अच्छा, आपने कई बार किया है स्वर्ण सरस्वती के बारे में। स्वर्ण सरस्वती, अभी आपने कल बता रहा था कि इस बात में कि आपने सिपाही माओवादी का जो हिस्ट्री है, सिपाही का इतिहास 25 से अब तक का तो 75 तक का इतने पढ़ा है। तो क्यों स्वर्ण सरस्वती से लोग थोड़ा डिफर करते हैं, क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट करते? क्या लगता हम कहेंगे तो बहुत कटुता बढ़ेगी, लेकिन कहना पड़ता है। अंग्रेज जब ये देश में आए तो वो समझ गए कि हमको इस देश से एक दिन जाना है, और एक दिन जाना है तो व्यापार करने आए थे। हमारा व्यापार मार्ग का है, राज भले जाए। राज तो संजोग बस पकड़ लिए, आए थे व्यापार करने। व्यापार मेरा जिम्मेदार है, और इसके लिए वो शुरू से तैयारी कर दी है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाए राजाओं का, यूनियन जैक जिंदाबाद। लैंड होल्डर एसोसिएशन बनाए जमींदारों का, यूनियन जैक जिंदाबाद। हिंदू महासभा खड़ा किए, मुस्लिम लीग खड़ा किए, यूनियन जैक जिंदाबाद। कांग्रेस का गठन किए, यूनियन जैक जिंदाबाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना हर्बर्ट मिलर आया, जयप्रकाश नारायण को पकड़ करके किया। जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ प्रीफेस है, किताब का नाम है आचार्य नरेंद्र देव, उसके अंदर जयप्रकाश का प्रीफेस है। तो हर्बर्ट मिलर के कहने से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना 4 ब्रिटिश नागरिक किए 1928 में। 25 में जो स्थापित हुआ, एक चले गए मुस्लिम लीग में, हसरत मोहानी, श्रृंगार वेलू कजगम के तरफ, और सत्यभक्त कांग्रेस में। तो विधिवत कांग्रेस पार्टी का स्थापना ब्रेडले और रजनीप आमदत्त, शकलत वाला और फिलिप स्प्राट, कम्युनिस्ट पार्टी के 28 से है। तो अंग्रेजी चारों ब्रिटिश नागरिक थे, 2 भारत मूल के और 2, लेकिन नागरिक चारों थे ब्रिटिश। तो ये ब्रिटेन से ही गाइडेड रहा। जितना जातीय सभा, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा, सबके जमींदार हेड होते थे, यूनियन जैक जिंदाबाद। तो अंग्रेजी ही के सारे संसदीय दल थे, जनता का कोई भी नहीं था। ये सब बड़े घर के लोग थे। आम जनता झोटंगा भले हो। तो लड़ा कौन? तो लड़ने वाली धारा बस लो बलवंत पढ़ के, सीताराम मलूनी राजू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सीधो संधाल, नकलौत मांझी, नीलांबर शाह, पीताम्बर शाह, तातिया भील, भीमा नायक, प्रतुल गांगुली, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस, योगेश चटर्जी, सूर्य सेन, स्वामी सहजानंद, सुभाष चंद्र बोस, विश्वमीर चंद्रशेखर आजाद, ये लड़ने वाली ताकतें। तो लड़ने वाली ताकतें इतिहास से बाहर है। कल हमको मिला कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास पढ़ने को, उसमें कहीं भी अनुशीलन और युगांतर और गदर का चर्चा भी नहीं, नाम भी नहीं। इतनी बड़ी संस्था, इतना लंबे समय तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को लोग चलाते रहे। 30 साल जेल में रहे त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, कहीं चर्चा तक नहीं। तो ये सब बड़े घर के लोग थे। तो लड़ी है जनता, और जनता इतिहास से गायब है। सहजानंद मार्क्सवादी थे, लेकिन देसी मार्क्सवादी थे। इनकी सोच वो किताबों को पढ़ के नहीं हुआ, इनकी सोच गांव की परिस्थिति को देख करके बना। जो लोग रोज संघर्ष करते थे, देखते थे किसान आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में, बीटा चीनी मिल, राजेंद्र प्रसाद डायरेक्टर थे डालमिया का, तो आंख से इस सब चीजों को देखते थे, इनके सामने गुजरती थी। इनके आदमी उसके चलाने वाले थे, लीडर थे। अनिल मित्रा, बीटा चीनी मिले, मजदूर नेता। मजदूर नेता को किसान फ्रंट पर भेजते थे, किसान नेता को मजदूर फ्रंट पर भेजते थे।
तो 90% सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट उसी किसान सभा से निकले, वहीं उनकी राजनीतिक प्रशिक्षण हुआ। तो देसी मार्क्सवाद था, तो उनकी सोच देसी थी। वो नेहरू के और गांधी के और इंदिरा के और लालू के झोला ढोने वाले नहीं थे। और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों को फायदा हुआ। पार्टी यूनिटी का नीतीश से संबंध था, एमसीसी का लालू जी से संबंध था, तो नक्सलियों का भी संबंध था। बॉडीगार्ड रामाश्रय बाबू का एमसीसी का था, मधुसूदन 8 साल रहा। ऐसे ही सत्येंद्र नारायण सिंह का बॉडीगार्ड राघवेंद्र सिंह एमसीसी का था। लालू का विधायक मिनिस्टर भी रहा, एमसीसी का आदमी था। तो ये सब उसी के इर्द गिर्द लटपटाए रहे, जनता का नाम लेते थे, जनता से एक नहीं हुए। कमल के पत्ता ऐसा अलग रहे, पानी में है और अलग है। तो कारण था कि बैकग्राउंड इनका था तो दूसरा था। अब मोहन सिंह, माधव सिंह और मान सिंह डाकू को भी छिपने के लिए जनता का सहयोग चाहिए था। मोहन बिंद को तो जनता में बांटता था डकैती, जनता रक्षा करती थी। कामदो भी बहुत दिन तक टिका रहा, स्मगलर बेगूसराय का। तो उस ढंग से जनता के कुछ लाभ भी करते थे, लेकिन उस तरह की सही सच्ची सही कम्युनिस्ट पार्टी नहीं खड़ी थी। तो खड़ी होती कि जब ऐसे मार्क्सवादियों के तरफ ही नजर डालते, सेनापति बापट थे, इंदुलाल जागी थे, स्वामी सहजानंद थे, ये सब मार्क्सवादी थे, लेकिन गांधी नेहरू के झोला ढोने वाले नहीं थे, विदेश पढ़ाने वाले नहीं थे, अपना बेटा चंदा खाने वाले ट्रेड यूनियन का नहीं थे। इसलिए उपेक्षा किया कम्युनिस्टों ने, अब फल पाया। जी अभी चल रहा है दो एक स्थिति। एक है माओवादियों का जो मुख्य पार्टी है, मुख्य पार्टी क्या पार्टी माओवादी का है, वो सशक्त संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। उनसे लोग निकल निकल करके टुट करके भाग रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं हथियार के साथ, या फिर हथियार लेकर के नहीं भी आते अगर हैं तो बाद में उसको रिकवर करवाते हैं, पूरी सूचना पुलिस को मुहैया कराते हैं, सारा स्ट्रक्चर जो है पार्टी का ढांचा फसल करवाते हैं और फिर मुखबिरी करके उनकी हत्या करवाते हैं। वेणुगोपाल राव, इसको मैंने 16 का नाम बताया था। वेणुगोपाल राव बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसे पश्चिम लड़ गई है, आओ सरेंडर कर दो। पहले उन्होंने कोशिश किया था कि पूरी पार्टी सरेंडर कर जाए सीपीआई में लिबरेशन की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो खुद भाग चले गए और सरेंडर कर दिए। अब बोल रहे हैं सबको आ जाओ सरेंडर कर जाओ। मेरा कहना है कि आप क्या लगता है कि इसे पार्टी को सरेंडर कर देना बेहतर परिस्थिति निर्माण करेगा, या पार्टी जो संघर्ष कर रही है वो बेहतर परिस्थिति निर्माण करेगा? अब देखिए, स्टेट पावर जो है वो तय किए हुए है, जिनको मारना है उनको सरेंडर के बाद भी मारेंगे जी, और जिनको ना मारना है उनको वो कबूल कर लेंगे, आत्मसमर्पण। और जो उनके आंख के किरकिरी हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, सरेंडर के बावजूद भी उनको मारेंगे। तो मुख्य बात ना है, मुख्य बात यह है कि अभी भी जिस समस्या को लेकर नक्सल मूवमेंट खड़ा हुआ था कि साम्राज्यवाद प्रधान अंदर विरोध है, विदेशी पूंजी सवार है, देशी पूंजी का विकास नहीं हो रहा है, बेकारी है, स्टैग्नेंट है अर्थव्यवस्था, अमीर अमीर हो रहा है, पेड़ का विकास यूकलिप्टस के तरह हो रहा है अर्थव्यवस्था का, इसको बर और पीपर के तरह ओरिजेंटल छितराया जाना चाहिए, नीचे वाले को नहीं मिल रहा है लाभ, इसको मंजूर होना है, सारी खेती चल जाएगी उनके हाथ में। तो ये सब बातें जो साफ दिखाई दे रहा है और नक्सल मूवमेंट में दिखलाया और लोगों ने देखा, वह बातें सही है, आज भी है। अब उसके लायक स्तुतिकरण इनके पास नहीं है, घबरा गए। तो सरेंडर करें या न करें, आगे का कार्यक्रम जब तक तय न करेंगे कि अब क्या करना है। बदल गई आजादी के पहले की किसान सभा, आजादी के बाद की किसान सभा और हुई 48 में, स्टालिन डांटा, सोरेन बसु को चावियन लाई डांटे, उसके अनुसार लोगों ने सुधार किया तो पार्टी बढ़ी आगे। और फिर जब स्टैग्नेंट हो गया तो सीपीआई से सीपीएम का विद्रोह हुआ, सीपीएम से नक्सल का विद्रोह हुआ, नक्सल में भी कई ग्रुप बने, क्योंकि कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं दे पा रहा था, तो उसके चलते बार बार टूट हो रहा था। कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था,
ऐसा नहीं कि महादेव मुखर्जी या सत्यनारायण सिंह अलग हो गए, सिद्धांत की लड़ाई थी। चारू के लाइन पर चलेंगे या नागी रेड्डी के लाइन पर चलेंगे, सब बात था। शिव कुमार मिश्रा के लाइन पर चलेंगे, सत्यनारायण सिंह के लाइन पर चलेंगे। तो उसके अनुसार पीसीसी और पार्टी यूनिटी और एमसीसी और लिबरेशन दुनिया भर के संगठन बने। चंद्रपुरा रेड्डी क्या क्या 67 संगठन, कुल नक्सल संगठन बने भाई जी का। तो व्यक्तिगत झगड़ा किसी का किसी से नहीं था, न व्यक्तिगत कैरियर का सवाल था कि हमको जनरल सेक्रेटरी होना है। अलग अलग जगह की परिस्थितियां अलग थी, अलग अलग सूत्रीकरण थे। पार्टी नेतृत्व सुनने को तैयार नहीं था, तो लोग अपना झोला उठाए अलग चले। तो वही स्थिति आज है। सहजानंद सामंतवाद के ऊपरी ढांचा को तोड़ दिए, नक्सल मूवमेंट सामंती अवशेष को तोड़ दिया, अब लेबर आजाद हो गया। अब आगे क्या होगा? घर में जुआ जमी का सवाल खत्म हो गया, न्यूनतम मजदूरी खत्म हो गया, इज्जत का सवाल खत्म हो गया। अब कोई गांव में जात के लिहाज से बलात्कार नहीं। सेक्स है तो अलग चीज है, लेकिन बलात्कार नहीं है। बलात्कार है तो वहीं दंड हो जाता है तुरंत। तो सब चीजें अब इतिहास की बात हो गई। आगे क्या होगा ये उनके पास नहीं कार्यक्रम है, न गांव के लिए न शहर के लिए। गांव और शहर का मामला नहीं है। अब शहर का भी झुंगी झोपड़ी गांव से भी बुरी हालत में है। तो चीजें बदल रही है, इसके अनुसार उनको आगे का तय करना होगा कार्यक्रम। सिद्धांत में बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्यक्रम माओ की स्थिति नहीं है भारत में। हम जैसे पहले कहे चीन की, तो चीन का नकल हो ही नहीं सकता है। चीन से स्पिरिट लिया जा सकता है। स्पिरिट है कि असंगठित मजदूर भी क्रांति कर सकते हैं। यही स्वामी सहजानंद लिखे हैं। लेनिन लिखा है संगठित मजदूर क्रांति करेंगे। तो वो फर्क हुआ माओ और सहजानंद। अब असंगठित मजदूर को कैसे क्रांतिकारी सांचा में ढाला जा सकता है, सवाल यह है। और उसमें कोई काम इनका नहीं है। ठेला वाला और वो सब वाला के बीच संगठन कहने के हैं, लेकिन नाम मात्र के हैं। उनको क्रांतिकारी सांचे में ढालें वो इनके पास नहीं है। वो किसी को कहेंगे मार तो ही हमारा झगड़ा किया है तो मार देंगे, उससे तो नहीं बात बनती। तो उनके व्यक्तिगत झगड़ा में एक पार्टी का साथ सहयोग लेके उसे नहीं चलेगा। वो पूरा समाज दुखी है। अब उसको कैसे क्रांतिकारी राजनीतिक चेतना विकसित करे यह सवाल है। तो टाइम लगेगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा। कृष्ण टाइम लिए, राम टाइम लिए। वो जान गए थे सीता लंका है, लेकिन नहीं चढ़ाई की है। उसके पहले का वो सारा चीज पूरा तैयारी की है। उसको घेरे, आधार क्षेत्र बनाए, छापा मार विकसित किए, अपना समर्थन बढ़ाए, रावण में फूट पैदा किए, सब कुछ कर लिए तब गए। तो यह तैयारी का समय है। इसके लिए नक्सल लीडर तैयार नहीं। अभी भी तुरंत माधव सिंह, मोहर सिंह फूलन डाकू वाला प्रोग्राम मार देंगे, जनता जय जय करेगी, वही लगेगा। गांव में दिखाई नहीं दे रहा। आप आदिवासियों की स्कूल बंद कर दिए, उड़ा दिए, अब किसे पढ़ेगा? नहीं, आदिवासियों के स्कूल इसलिए उड़ाया गया था कि वह पुलिस कैंप करते थे। कोई भी बहाना हो। लेकिन यही तो इन्होंने स्कूल बनाया भी। हमारा विजय कुमार बनाया, कम बनाया। हमारा खूब झगड़ा हुआ है इस बात पर। आप उनका इंजीनियर का देहात जाना, जंगल जाना बंद कर दिए, तो नहरवा में बनिया रहेगा, भूख मरेगा। आप सरकारी सब काम रोकेंगे तो उन्होंने इसको प्रोग्राम में लिया, देर से लिया और केवल दिखाने के लिए लिया। मामला बिगड़ गया तो बिगड़ गया, कुछ सुधरा नहीं। कहीं गुरुकुल नहीं खड़ा किया उनको पढ़ाने के लिए। नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। वो कई जगह जहाँ पर कि बकायदा छात्रावास चला रहे हैं मौज लोग, टीचर बहाल किए हैं। मैं गया के बारे में बता रहा हूँ। अब टीचर्स बहाल एक किए। ताजमहल बना दिए, कुतुब मीनार बना दिए, बस। बड़ोडर पूरा इंडिया भर में जब उस चीज को आप ध्वस्त कर रहे हैं तो उसका विकल्प आपको देना है समानांतर सरकार। यह नहीं उन्होंने दिया। चेतना सरकार के बारे में क्या ख्याल है? माओवादी चेतना सरकार ने मॉडल को पेश किया था, इसमें शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जनता का आत्मविश्वास बढ़ा, साहस बढ़ा, दबी हुई थी। अब उसको लगा चूहा
संगठित हो तो बिल्ली भाग जाएगा, भगा दिया बिल्ली को, हरिन सिंह तान लिया तो बाघ भाग गया। ये सब बातें हुई, उतना विकास इन्होंने किया, लेकिन बजाते चीन का जो पूरा नकल करना चाहिए था वह नकल नहीं हुआ। एक मुझे बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि, और मैंने खुद भी अध्ययन किया था, उसमें समझ में आया था हमको कि मार्क्स ने जो प्रोग्राम बनाया, सिद्धांत लिखा, उसके आधार पर उन्होंने पेरिस कम्यून का निर्माण किया था, जो था 72 दिन में। फिर लेनिन ने मार्क्सवाद का डेवलप करके जो है रूस बनाया, सोवियत संघ। लेकिन डिफर किए, आप भी बता रहे हैं कि मार्क्सवाद से उन्होंने डिफर किया, इसको वो विकास बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट लोग विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, अचीवमेंट। तो मार्क्स चूंकि और लेनिन के तरीके से दुनिया में फिर कहीं क्रांति नहीं हुई, उसके तरीका अपनाया गया चीन का, और चीन के तरीके से फिर कहीं क्रांति नहीं हुई, तरीका डिफर करना पड़ा। मतलब आप जिस मार्क्स से पढ़ रहे हैं, यही तो बात है। मार्क्स ने, मैं पूरा कर देता हूँ, जिस सिद्धांत को मार्क्स ने बना उस सिद्धांत को मजदूर से पहले पूंजीपति पढ़ लेता है और उसके हिसाब से वो टैक्टिक्स तैयार कर लेता है विरोध में। लेनिनवाद के जब डेवलप हुआ, लेनिन को लोग 17 के पहले नहीं जानते थे उतना, 17 के बाद दुनिया जानी उसको लेनिन के बारे में। तो लेनिनवाद की क्या कमी है या क्या खूबी है, उससे निपटने के लिए समाजवादियों ने नीति बना लिया। इस तरीके से लेनिनवाद की तरह से, लेनिन की तरह से दुनिया में क्रांति नहीं हुई। माओ ने दीर्घकालीन लोकयुद्ध का सूत्रीकरण किया चीन में, और उसका क्रांति उन्होंने किया। लेकिन इस नीति के तहत अब सरकार को समझ गई है, उसके काट करने के लिए भारत की सरकार ने इजराइल से सीख करके या अमेरिका से सीख करके, दुनिया भर के क्रांतिकारियों से अनुभव सीख सक करके इन्होंने LIC का निर्माण किया। मैं दीर्घकालीन लोकयुद्ध का माओवादियों का सिद्धांत अगर है तो उसके जवाब में लो इंटेंसिव कन्फ्लिक्ट LIC का एक बनाया, और उसकी तरफ चल रहा, मुठभेड़ चल रहा है। तो निश्चित तौर पर माओ की तरह से भारत में क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि माओ ने जो दिया था उस चीज को जो है समाजवादियों ने देखा, दुश्मन ने सीखा और उसका काट निकालना शुरू किया, LIC का काट निकाला। सवाल है कि भारत में अब क्रांति का स्थिति क्या रहना चाहिए, ये तो वो तय करेंगे। लेकिन मैं सवाल आपसे दूसरा रहेगा, क्योंकि रिसेंट घटना अभी है, अनल दास बारे में बताया था, चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं तो संक्षेप में भेज देता हूँ इसको। अभी झारखंड में 18 माओवादी मारे गए, जिसमें अनल दा भी थे। थोड़ा अनल तो बारे में बताइए सर, वो कैसे व्यक्ति थे और क्या सोच सकते थे और क्या था उनका मोटिव? हम इसको नहीं बताएंगे, पर्सनल बात है, कभी आगे, अभी भी टाइम नहीं है, जी ताजा है। ये मार्क्स ने विज्ञान दिया, सिद्धांत नहीं दिया। पहली बार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स का लाइन है, मार्क्स के शब्द अपरिवर्तनीय नहीं है, आप देश काल परिस्थिति के अनुसार जोड़ घटाव कर सकते हैं। जी, यह मार्क्स है। मार्क्स ने विचार नहीं दिया, विज्ञान दिया। लेनिन ने इसको विचार में बदल दिया। मार्क्सवाद के लिए मना किया था मार्क्स ने, ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है, विज्ञान है, विज्ञान उतना नहीं है। वेगडोरो आए, प्लैंक आए, आइंस्टाइन आए, न्यूटन आए, ना मालूम कितना चलते रहेगा। लाफार्जे ने मार्क्सवाद दिया, मार्क्स को विज्ञान की जगह विचार में कन्वर्ट कर दिया। लेनिन ने विचार को धर्म बना दिया, जैसे इस्लाम धर्म है, यही मानना है मोहम्मद और कुरान, दूसरा मानोगे तो नहीं। तो धर्म जब बन गया तो इसका विकास है, दार्शनिक विकास से रुक गया। यह परिस्थिति लायक फिर रहिए नहीं सकता था, उसी रटाई रटाई चीज को कॉपी करिए और फेल होइए, क्योंकि आपका अलग है। अब इसमें जो प्रतिभाशाली लोग थे जोशी में या चे द्वारा, तो लोग अपना इवॉल्व किए अपने अनुसार। भारत के कम्युनिस्ट नहीं इवॉल्व कर पाए। तो ये लंबी बहस का चीज है, एक दिन में नहीं खत्म हो सकता है, दार्शनिक बातें हैं। और सारंडा वाली बात पर अभी हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अनल दादा से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, उस पर हम अभी कुछ नहीं बोले।
जी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, अ, आपको लगता है कि माओवादियों को या कम्युनिस्टों जो भारत में लड़ना चाह रहे हैं, भारत में बदलाव की बात करना चाह रहे हैं, उनको सहारण संस्कृति सीखना चाहिए? यही तो हम बोल रहे हैं, सहजानंद सरस्वती की बात नहीं है। आप जब जनवाद को क्रांति की मंजिल मानते हैं, तो छोटी पूंजी वाले जितने लोग हैं, मास्टर हैं, नर्स हैं, छोटा दुकानदार है, ये सब आपके हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। समाजवादी दौर में दुश्मन होंगे, जब समाजवाद सामाजिक स्वामित्व की बात आएगी, तो जनवादी दौर में छोटी पूंजी रहेगी, तो नेतृत्व सरकारा का अधिनायकवाद हो ही नहीं सकता। सम्मिलित नेतृत्व होगा, मजदूर का, किसान का, असंगठित मजदूर का, छोटे पूंजी का, झुगी झोपड़ी वालों का, वो लाइन अब नहीं चलेगा। इसलिए सहजानंद से नहीं, इस टाइप के जितने ईमानदार मार्क्सवादी थे, जो जमीन से उपजे थे और जमीन से सोच रहे थे, जिनको इस शहरी लोग खारिज कर दिए, बंदूक वाला, चिलर वाला, लाठी वाला, गंवार, ये क्या बोलेगा, विदेश, देहाती, हम लोग मैनचेस्टर के हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं, कहाँ के हैं, कहाँ के, तो इसलिए ये फेल हो गए। नीचे से नहीं पैदा हुए, ऊपर से आए थे। नीचे के जरूरत से पैदा होते तो ठीक थे। अंगद हनुमान नीचे से पैदा हुए, ऊपर से नहीं आए, उसी के अंदर से तो नहीं सीखे। तो हम बातचीत में विराम करेंगे, और तो हमरा अच्छे जाना हो कलकत्ता कई बजे। तो ये पूरी स्थिति रहा है, और संघर्ष का जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं, लगातार माओवादियों का या तो इनकाउंटर किया जा रहा है या फिर उनके द्वारा सरेंडर हो रहे हैं, फिर भी माओवादी लड़ रहे हैं। तो जो माओवादी लड़ रहे हैं उनके बारे में राघव जी का कहना स्पष्ट है कि कम से कम सनातन संस्कृति से सीखना चाहिए, सनातन संस्कृति को भी अपने अंदर समाज में कोशिश करना चाहिए। जिस तरह से भगत सिंह को किया गया था, उसी सनातन संस्कृति को भी एक मार्गदर्शक तरह से उनको देखा जाना चाहिए। ये इनका स्पष्ट समझदारी है, स्पष्ट मानना है। बड़ा विकास चीज होता है, लोग देखते हैं, समझते हैं, इसमें जो लड़ रहे हैं वही चीज तय कर सकेंगे, उनका फैसला होता है। और सब कुछ है, सामने में है, सब कुछ देख रहे हैं। आप भी देखें, क्या देख समझ में आप पा रहे हैं, आप कमेंट करके बताएं। और चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।